जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो घर में जैसे कयामत बर्पा हो चुकी थी। ये वही जानता था कि गुज़िश्ता 24 घंटे उसने किस कुर्ब्स में गुजारे थे। उसका ज़हन बिल्कुल माऊफ हो चुका था। सोचने समझने की सलाहियत तो जैसे काम करना बंद कर चुकी थी। जैसे ही एम्बुलेंस सायरन बजाती शाह हवेली के बाहर आकर रुकी तो पूरा गांव ही उसी वक्त वहां पर जमा हो चुका था। घर से रोने की और बैन करने की आवाज़ें आ रही थी। एम्बुलेंस शाह हवेली के अंदर दाखिल हो चुकी थी, जबकि वो आंखें मीच कर अपने ज़ब्त को छोड़ता आंसुओं को गाल पर बहाने लगा। एक नज़र उसने सामने उस ताबूत पर डाली जिसमें उसकी कुल कायनात मौजूद थी। हाँ, जिस पर वो जान छिड़कता था, जिसके सहारे उसने अब तक अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी की थी। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और लोग उस ताबूत को एम्बुलेंस से बाहर निकालने लगे। एक चीख थी जो गुलबानो खातून के मुंह से निकली। अपनी माँ की चीख सुनकर उसने आंखें खोली थी। वो बाल खोले रोती हुई आकर उस ताबूत पर गिरी थी। वो गाड़ी से मुर्दा कदमों से उतरा और गिरने के अंदाज में जाकर अपनी माँ के सीने लगा। वहाँ पर तो जैसे कयामत बर्पा हो चुकी थी। शाह हवेली गम में डूबी हुई थी, क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा सबकत शाह दुबई में एक कार एक्सीडेंट में मौके पर ही जाँ बहक हो गया था। ज़ारून शाह उस वक्त ऑफिस में था जब उसकी तरफ कॉल की गई थी। वो बड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचा, मगर उस वक्त सबकत शाह की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, मुंह से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। अपने बड़े भाई को, जिसे वो अपने बाप का दर्जा देता था, आज वो ज़ारून शाह के सामने इस हालत में था। बड़ी मुश्किल से कँपकँपाता हुआ हाथ उसने आगे बढ़ाया, जिसे ज़ारून शाह संभाल चुका था। डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अजियत से दो चार हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इजाज़त दरकार है। इनकी पसलियाँ और मैदा बिल्कुल कुचला जा चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटे तक जिंदा रह सकते हैं और अजियतों से पल पल उलझते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इनको इंजेक्शन लगा दें, जिससे ये उन तकलीफ़ों से आज़ाद होकर पुरसकून हो जाएंगे। ज़ारून शाह जानता था कि वो इंजेक्शन किस मकसद का है। बाज़ मरतबा जब मरीज़ की हालत ज़्यादा तशवीशनाक हो जाए और बचने के चांसेस नामुमकिन हो, तो फिर डॉक्टर्स अपनी अद्वियात और ट्रीटमेंट ज़ाया करने की बजाय ऐसे इंजेक्शन्स का सहारा लेते हैं। ज़ारून शाह गहरी सांस खारिज कर चुका था। जानता था चंद लम्हों बाद उसका भाई हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएगा। सबकत ने लरसते लबों से आंखों में आंसू लाकर ये बात की थी कि मेरे बाद अम्मी जान का ख्याल रखना और नैना को इस घर से कहीं मत जाने देना। वो इस घर से गई तो रुल कर रह जाएगी। एक तकलीफ थी, अजियत थी जो सब कुछ लबों में थी। ज़ारून रोते हुए अपने भाई के माथे पर अपने लब रख गया। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। प्लीज़ अब आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप ठीक हो जाएंगे। अभी वो बात कर ही रहा था कि जब वो अपना दम तोड़ गया। उसके हाथों में वो तब से ये कोमे की कैफियत में था। एक सदमा था जो उसके दिल पे लगा था। उसके दोस्त नहीं थे। तमाम तर डॉक्यूमेंट साइन किए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ज़ारून शाह अपने भाई की लाश लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। जिस पल दोनों भाई पाकिस्तान से गए थे तो किस कदर खुश थे। सबकत ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि बस 6 महीने बाद हम दुबई में अपना घर ले रहे हैं। उसके बाद हम अम्मी और नैना को भी वहीं बुलवा लेंगे। मगर जवाब में ज़ारून शाह हंसकर कहने लगा कि अरे ऐसे कैसे, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक कोई भी दुबई में सेटल नहीं होगा। मैं भी अपनी बीवी के साथ बाहर सेटल होना चाहता हूँ। यूं ही हंसी मजाक में वो गए थे और जब वापस आए तो इस हालत में अपनी माँ के सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो रहा था। गुलबानो खातून अपने बेटे से बोली कि ये क्या हो गया तुम्हारे भाई को मेरे क्या हो गया है तुम्हारे भाई को ये मेरे सबकत के साथ ये क्या हो गया। ज़ारून शाह ने नज़र उठाकर देखा तो दीवार से एक कोने में लगी नैना शाह बैठी थी। ना वो रो रही थी ना चिल्ला रही थी, बस बुत बनकर बैठी उस ताबूत को देख रही थी जिसमें सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। ज़ारून शाह आगे बढ़ा और अपनी भाभी को कंधों से थाम कर बोला कि भाभी चलिए, भाई का आखिरी दीदार कर लीजिए। मगर वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि नहीं, मेरा सबकत ऐसे नहीं आ सकता। उसने कहा था जब वो वापस आएगा तो हम दोनों एक साथ उम्रे पर जाएंगे। हमने अभी बहुत सी खुशियाँ देखनी थी। सबकत नहीं है, ये कोई और होगा। मुझे धोखा हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, सब मजाक कर रहे हो ना, ये सबकत नहीं हो सकता ना। वो पागल सी हो चुकी थी। मगर ज़ारून नैना शाह को थाम कर ताबूत तक लाया था।
ताबूत पर लगे कांच के खिड़की से जब अंदर का मंजर देखा तो नैना शाह बेहोश हो चुकी थी। वो बेहोश ही थी जब ज़ारून शाह अपने भाई को कंधा देकर कब्रिस्तान ले जा चुका था। घर में कोहराम सा बचा था और उस अचानक से आने वाली मौत ने जहां नैना शाह की ज़िंदगी बदल दी थी, वहीं एक बहुत बड़ा तूफान आगे चलकर ज़ारून शाह की ज़िंदगी में भी आने वाला था। जब वो घर लौटा तो उसकी माँ और भाभी दोनों एक दूसरे के साथ लगे बैठी थी। साथ ही सिमल भी मौजूद थी, नैना शाह की छोटी बहन सिमल, जिससे ज़ारून शाह मोहब्बत करता था। वो अपनी बहन को संभाले हुए थी, खुद भी रो रही थी। जब ज़ारून जाकर बैठा तो खुद ही उठकर गई और पानी लाकर ज़ारून को दिया। 2 घूंट भरकर उसने ग्लास वापस कर दिया। वो सोफे पर बैठा था और सिमल वहीं पास बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, प्लीज़ हिम्मत मत हारो, सबकत भाई की ज़िंदगी इतनी ही थी, आप तो मर्द हैं। देखें आंटी गुलबानो और आपकी नैना किस कदर परेशान है। आप अगर इन्हें नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। हम जितना रोएंगे भाई की रूह को उतनी तकलीफ होगी। ज़ारून चुपचाप सर झुकाए हुए था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। 1 हफ्ते बाद जब नैना शाह के माँ बाप वहाँ पर आए, जिमल भी साथ ही थी। वो सीधा ज़ारून के कमरे में चली गई। उस वक्त ज़ारून सो रहा था। वो जाकर उसके पास बैठी और बड़े प्यार से अपनी उंगली उसके माथे पर सहलाने लगी। अपने माथे पर उंगली का लम्स महसूस करके ज़ारून की आंख खुली। सामने जिमल को देख चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाए वो उठ बैठा। जिमल फ़ौरन बोली, अरे अरे उठ क्यों रहे हो, सोए रहिए। तो बस ऐसे ही मैं वो तो मगर ज़ारून शाह उठकर बैठते उसका हाथ पकड़ चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके बोला, मैंने सोचा था कि इस मर्तबा जब आऊँगा तो मेरी और तुम्हारी शादी होगी, हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखो भाई हमें दुआएं दिए बगैर इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत इतनी अचानक हुई है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। एक मर्तबा फिर ज़ारून का लहजा रूंधा था। जिमल की आंखों में भी आंसू आए थे। फिर कहने लगी कि शायद इसी में ही कोई मसलहत होगी खुदा की। खुदा हमसे हमारी सबसे अहम चीज़ छीन कर न जाने क्या सबक सिखाना चाहता था। वक्त लगेगा मगर वक्त के साथ साथ ये ज़ख्म भी भर जाएगा। हम दोनों मिलकर आंटी गुलबानो और नैना को भी संभाल लेंगे। अब वो दोनों कमरे में यही बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ज़ारून शाह फ्रेश होकर बाहर आया तो नैना के वालिदैन ये इसरार करने लगे कि हमारी बच्ची को हम यहाँ से लेने आए हैं। हमारी बच्ची अब इस घर में रहकर क्या करेगी। हम चाहते हैं कि इद्दत हमारे घर में ही पूरी करे। नैना शाह तो सर झुकाए खामोश बैठी थी मगर ज़ारून शाह फ़ौरन अपने सख्त लहजे में कहने लगा, अंकल नैना भाभी कहीं नहीं जाएंगी। सबकत भाई की यही ख्वाहिश थी कि नैना भाभी इसी घर में रहे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे यही वसीयत की थी कि नैना भाभी को इस घर से कहीं ना भेजा जाए। हमारी भाभी हम पर बोझ नहीं है, वो इसी घर में हमारे साथ उसी मर्तबे पर रहेंगी जिस पर पहले रहती थी। ये सुनकर बहरहाल वो लोग वापस चले गए। वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इद्दत पूरी होते ही गुलबानो खातून ने जो बात ज़ारून शाह से की तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था वो बात। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही अम्मी जान, मैं एक मर्तबा फिर कहता हूँ अपने फैसले पर नज़र षानी कर लें, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। जवाब में गुलबानो खातून ने एक नज़र अपने सामने खड़े ज़ारून शाह पर डाली। अपने दाएं हाथ में मौजूद अंगूठी उसको थमा कर कहने लगी कि बेटा मैं जो फैसला कर रही हूँ ना वही ठीक है। नैना इस घर की इज्जत है। आप जानते हैं ना उसने इस घर में रहते मेरा, आपका, आपके बाबा का कितना ख्याल रखा। बिल्कुल सगी औलाद की तरह वो हमारी खिदमत करती रही। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ मगर मैं नहीं चाहती कि वो इस घर से जाएं। मुस्तकीम साहब उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं, उसकी शादी कहीं और करवा देना चाहते हैं। नैना शाह तो सबकत के चले जाने के बाद बिल्कुल पत्थर हो चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू हमारे इसी घर में रहे और आप उनसे निकाह करके उन्हें अपनी बीवी के रूप में अपनाएं। ये सुनकर ज़ारून शाह बड़ी मुश्किल से ज़ब्त कर पाया था। एक गहरी सांस खारिज करके अपनी आंखें मीचता दोबारा खोल गया। फिर किसी बच्चे की तरह वो फरमाइश करते हुए बोला, अम्मी जान कोई और रास्ता भी तो होगा ना भाभी को इस घर में रोक कर रखने का। आखिर आप उनकी शादी मुझसे ही क्यों करवाना चाहती हैं। आपको मेरी हालत पर रहम नहीं होता। मैं आपको अपनी पसंद के बारे में पहले बता चुका हूँ। मेरी पसंद कौन है, आप मेरे लिए क्यों आजमाइशें खड़ी कर रही हैं। मगर जवाब में गुलबानो खातून अपनी नज़रें चुरा गई। कहने लगी कि वो वक्त और था
और आज का वक्त तो है, तुम बस तैयार हो जाओ। इस जुमे को तुम्हारा निकाह नैना शाह के साथ है। अगर तुम हमें अपनी अम्मी जान मानते हो ना और सचमुच हमारा एहतराम करते हो तो तुम्हें हमारा ये हुक्म मानना पड़ेगा। मैं ये हुक्म तुम्हें एक माँ होकर नहीं बल्कि घर की सरबराह होकर दे रही हूँ। ज़ारून चुपचाप अपनी माँ के कमरे से बाहर निकल गया। सामने सोफे पर सफ़ेद लिबास में बैठी नैना पर एक नज़र पड़ी। कुछ देर पहले वो नैना को हमदर्दाना अंदाज में देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उनको नैना से नफरत थी, मगर जो बात उसकी वालदा उससे कर चुकी थी उसके बाद खुद ब खुद उसे उससे चिढ़ होने लगी। उसने अपने कमरे में जाने का इरादा तर्क किया और चलता नैना के सामने आ खड़ा हुआ। रो रो कर उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। 25 साल की थी सिर्फ वो, और बेवा का दाग उसके माथे पर लग चुका था। बगैर कोई तमहीद बांधे अल्फाज का सहारा लिए ज़ारून बोला, आप जानती हैं अंदर अम्मी जान क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं आपसे, देखिए मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही। आज तक मैं आपको अपनी भाभी मानता हूँ। सबकत भाई से जिस कदर मुझे मोहब्बत थी उन्हें बाप के बराबर इज्जत देता था मैं, और आप उनकी बीवी थी। मगर अम्मी जान का हुक्म है कि मैं आपको, बड़ी मुश्किल से ज़ारून शाह अपने अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करके बोला कि मैं आपको अपने निकाह में ले लूँ। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। आप जाकर अम्मी जान को मना क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ आपके दिल में भी इस तरह का कोई एहसास और जज्बा नहीं। हम दोनों ये गलत कर रहे हैं। मगर जवाब में नैना ने आंखें उठाकर ज़ारून की तरफ देखा और बोली, मुझे बस सबकत शाह से मोहब्बत थी। मेरा इश्क सिर्फ़ और सिर्फ सबकत शाह था, और अब सबकत के जाने के बाद मैं बस एक ज़िंदा लाश हूँ और कुछ भी नहीं। और लाशों से पूछा नहीं जाता कि किस बंदे पर सवार होकर कब्रिस्तान जाओगी। मुझे जिसके साथ मर्ज़ी रुखसत किया जाए, बस मेरी यही एक शर्त है कि वो मुझसे किसी भी तरह का मुतालबा ना करे, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सबकत शाह को ही अपना मानती हूँ। ये कहकर नैना तो वहाँ से जा चुकी थी। उस वक्त वो किस ज़हनी दबाव का शिकार थी सिर्फ वही जानती थी। जबकि ज़ारून अपने कमरे में आकर सर पकड़ कर बैठ गया। उसकी मोहब्बत तो कोई और थी। अभी कुछ माह पहले ही तो उसे एहसास हुआ था कि वो जिसे हर वक्त चिढ़ाता आया, तंग करता आया, बात बात पर तंज का निशाना बनाता आया, दर हकीकत वो तो उसकी रग रग में समा चुकी है। वो जिमल से मोहब्बत कर बैठा है। मगर ऐन उसी पल जो कुछ हुआ उसने नैना शाह और सबकत शाह की ज़िंदगी तो बदली ही थी, मगर उसके साथ एक तूफ़ान जिमल और ज़ारून की ज़िंदगियों में भी आया, जिसका खमियाजा वो सारी उम्र भुगतने वाले थे। अगली सुबह जिमल हशाश बशाश मूड के साथ घर में दाखिल हुई। सबकत शाह की वफ़ात को 8 महीने गुजर चुके थे। बहुत कुछ काफ़ी हद तक बदल चुका था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो सामने लाउंज में उसकी बहन नैना सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े बैठी थी, और एक तरफ ज़ारून शाह मौजूद था। दरमियान में गुलबानो खातून बैठी थी। जिमल को देख मुस्कुरा कर बोली कि आओ जिमल, ये सूट पसंद करके बताओ, इनमें से कौन सा अरूसी जोड़ा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ज़ारून के तो वजूद में एक सरसरी सी लहर दौड़ गई जब उसने जिमल को अचानक अपने सामने देखा था, जबकि वहीं जिमल तो खुशी से सरशार होने लगी। कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा कि शायद उस घर में एक फंक्शन होने वाला है, और वो फंक्शन यकीनन उसकी और ज़ारून शाह की शादी का फंक्शन होगा। वो मुस्कुराकर एक नज़र अपनी बहन को देखती सामने सोफे पर आकर बैठ गई। मुस्कुराकर लहंगे और साड़ियाँ उठा उठा कर देखने लगी। सुर्ख और सुनहरी कॉम्बिनेशन के साथ एक लहंगा था। वो उठाकर देखते उसे अपने साथ लगाकर हंसकर बोली, आंटी देखिए ये वाला लहंगा कितना खूबसूरत है, मगर आप ये अरूजी लिबास किसके लिए पसंद कर रही हैं? क्या घर में कोई फंक्शन होने वाला है? वो सब जानती थी और इस खुशफहमी में थी कि ये सारी शॉपिंग उसी के लिए की जा रही है। उसने मुस्कुराकर एक आंख दबाते ज़ारून की तरफ देखा जो बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बैठा था। गुलबानो खातून उसकी बात सुनकर बोली, हाँ जिमल बेटी, हाँ जिमल बेटा, फंक्शन तो होने वाला है इस घर में। एक मर्तबा फिर हमारे घर खुशियाँ आने वाली हैं। उसे कहकर उन्होंने अपना हाथ ज़ारून के कंधे पर रख दिया। मुस्कुराकर जिमल भी वहीं बैठ चुकी थी। हर एक चीज़ जिमल नैना को दिखा रही थी, और नैना बिल्कुल स्पार्ट लहजे में हर एक चीज़ को देखकर गोया ये कह रही थी कि सब कुछ ही अच्छा है। तभी जो बात गुलबानो ने की, जिमल के तो होश फना हो चुके थे। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, देखो जिमल बेटा, नैना को मैं जब पहली मर्तबा इस घर में लाई थी तो अपनी बेटी बनाकर लाई थी। अल्लाह ताला ने मुझे कोई बेटी अता नहीं की, मगर नैना ने मुझे अपनी बेटी का अक्स दिखाई दिया था उसमें। मैं उसे घर में तो ले आई, मगर सबका साथ के साथ शायद उसका साथ चंद महीनों का ही था। मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग नैना को मुझसे छीन कर ले जाएं। बात भी सच्ची थी। तकरीबन
5 रिश्ते नैना शाह के लिए आ चुके थे, मगर हर बार गुलबानो खातून ये कहकर ठुकरा देती कि वो दोबारा अगर आपकी बहू का रिश्ता लेकर इस घर में आए तो आपके साथ हर तरह के ताल्लुकात ही ख़त्म कर दूंगी मैं। जिमल बड़े गौर से गुलबानो खातून की बात सुन रही थी। जब वो गहरी सांस खारिज करके नैना शाह को अपने साथ लगाकर बोली, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी नैना को अपने ज़ारून की बीवी बनाऊंगी। ये इस घर में मेरी बहू के रिश्ते से रहेगी और इस मर्तबा मैं अपने बेटे ज़ारून और नैना शाह की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। मैं इनके बच्चे अपनी गोद में खेलते पढ़ते और फलते फूलते देखना चाहती हूँ। बस अब यही ख्वाहिश है मेरी। हाथ में ज्वेलरी बॉक्स पकड़े खड़ी जिमल शाह का वजूद कांप सा गया। ज्वेलरी बॉक्स छूटकर उसके हाथ से गिरा। गुलबानो खातून को वो देखकर बोली, आंटी आप क्या कह रही हैं? आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? वो तो अपना सदमा उन लोगों से छुपा ना पाई। जबकि ज़ारून ने एक नज़र उसे देखा मगर बोला कुछ नहीं। बगैर लिहाज किए जिमल सीधा ज़ारून के पास आई। उसका बाजू पकड़कर बोली, ये सब क्या है? ज़ारून आप बताइए इनको, आप बताइए ना इनको, आप मुझे पसंद करते हैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। पिछले कई सालों से मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ और अब आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? ज़ारून खामोश था। सरगोशी नुमा लहजे में बोला कि मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ एक बेटा तो खो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें किसी तरह का दिल दुखाऊं उनका। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, मगर तुम अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सकती हो। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है। जैसे ही जिमल ने ज़ारून के मुंह से ये अल्फाज सुने तो बगैर लिहाज किए एक थप्पड़ ज़ारून के मुंह पे मार चुकी थी। हाउ डेयर यू, शर्म नहीं आती ज़ारून? मैं कोई बिकाऊ माल हूँ या कोई सरखरीद गुलाम हूँ? मोहब्बत की है मैंने आपसे, कोई खेल तमाशा नहीं है कि अगर आप ना मिले तो मैं किसी और की हो जाऊँगी। समझ के क्या रखा है आपने मुझे? गुलबानो खातून, जिसने आज तक अपने बच्चे से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, एक गैर लड़की को उसके मुंह पर तमाचा मारते देख चिंगाड़ी थी। जिमल शाह, अपनी हद में रहिए। किसने हक दिया है आपको कि आप मेरे बेटे पर हाथ उठाएं? मैं आपके हाथ ना तोड़ दूं जो आपने मेरे बच्चे पर उठाए हैं। आगे बढ़कर वो जिमल का बाजू मरोड़ चुकी थी। जिमल सिसकी थी। एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर गुलबानो खातून को धक्का दे दिया। बस बहुत हो गया। बेटा क्या मरा है आपका? आप तो जैसे सठिया ही गई हैं। ज़ारून, जो पहले खामोश था, जिमल को अपनी माँ को लेकर ये बात करते देख उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी चिल्ला उठा, क्या तरीका है बड़ों से ये बात करने का? मसला क्या है तुम्हारा? क्या यही असलियत है तुम्हारी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम होती कौन हो मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने वाली? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा इस घर में कभी मत आना। माफ़ी मांगो मेरी माँ से, वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम याद रखोगी। अभी के अभी माफ़ी मांगो मेरी माँ से। मगर जिमल शाह गुस्से से तड़प कर आंखों में आंसू लाए बिना उसकी तरफ देखे उन तीनों की तरफ देख रही थी जिन पर उसे अंधा इत्मीनान था। एक तरफ उसकी बहन थी, एक तरफ उसका प्यार और सामने गुलबानो खातून। सभी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और वो ना चाहते हुए भी उनकी कहानी में एक विलन बन चुकी थी। अच्छा नहीं कि आप लोगों ने मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने मजाक बना कर रख दी। मुझे नहीं पता था ज़ारून शाह तुम इस कदर कमज़ोर हो कि अपनी माँ की बात मानकर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओगे। जिमल शाह रोते हुए उस घर से जा चुकी थी, जबकि ज़ारून शाह भी गुस्से में था। गुलबानो खातून तो सठियाई हुई बुढ़िया जैसे अल्फाज सुनकर ही ब्लड प्रेशर हाई कर चुकी थी अपना। नैना शाह घबराते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर बोली, अम्मी जान माफ़ कर दीजिएगा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मगर वो गुस्से से बोली कि जब तक वो मेरे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेती ना, तब तक इस घर में वो दाखिल नहीं हो सकती। कितनी बेहया और बदलिहाज लड़की है। शुक्र है मैंने उसकी शादी अपने ज़ारून से नहीं करवाई, वरना मेरे घर का तो माहौल ही बदल कर रह जाता। ज़ारून भी घर से बाहर निकल चुका था। पूरी स्पीड के साथ जिमल शाह कार ड्राइव कर रही थी और वो भी अपनी कार में उसी स्पीड के साथ उसका पीछा कर रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब जिमल शाह की कार ने ज़ोर से ब्रेक लगाए, क्योंकि सामने ज़ारून शाह की गाड़ी खड़ी थी। वो एक वीरान इलाका था। मजबूरन उसने गाड़ी रोकी। आंखों में आंसू थे और दिमाग गुस्से से फट रहा था। जब ज़ारून शाह अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आया, फ्रंट डोर खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। क्या बदतमीजी थी ये जिमल, क्यों किया तुमने ऐसा? जिमल किसी शेरनी की मानित खड़ी ज़ारून का कॉलर पकड़ चुकी थी और क्या करती
क्या करती मैं, आपकी और आपी की शादी पर जश्न मनाती, खुशी से अपनी बहन के लिए वो जोड़े पसंद करती, वो सारी खुशियाँ जो मैंने आपके साथ अपने लिए सोची थी उनका क्या, आपको एक मर्तबा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे तो नफ़रत महसूस हो रही है अपनी बहन से और आपसे भी। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। सबकत भाई तो मर ही चुके हैं, अब आप लोग क्या मिलकर मुझे मारना चाहते हैं? नरमी से ही सही मगर एक थप्पड़ ज़ारून सिमल शाह के चेहरे पर मार चुका था। चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो, पागल मत बनो लड़की। चाहती क्या हो तुम? मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ का दिल दुखा दूँ? अरे मैं अपनी माँ पर ऐसी 100 मोहब्बतें कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं। मेरी माँ का हुक्म सर आँखों पर है। अब मुझे सिर्फ एक अपनी नहीं बल्कि अपने भाई की जिम्मेदारी भी उठानी है। रही बात तुमसे मोहब्बत की तो वो हमेशा रहेगी, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे नैना शाह को अपनाना होगा। बेहतर है कि चुपचाप मेरी माँ से माफ़ी मांगो, वरना उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मेरे दिल से तुम्हें उतरने में चंद लम्हे लगेंगे। जिमल शाह अपना बाजू छुड़वा कर रोते हुए बोली, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक तो मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन कर मेरी बहन के हवाले किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगूं। कत्तन नहीं, मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी। रही बात आपकी मोहब्बत की तो मैं हर हाल में आपको अपना कर रहूँगी। देखती हूँ कैसे नैना शाह आपको मुझसे छीनती है। जिमल वहाँ से जा चुकी थी जबकि ज़ारून ने ज़ोर से अपना हाथ बोनट पर मारा और एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। जिमल उसकी मोहब्बत थी मगर उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ सख्ती करना पड़ रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे, भूल जाए। अगर कोई और लड़की होती तो वो उससे दूसरी शादी कर लेता, मगर नैना और जिमल दोनों सगी बहनें थी। वो दिन भी आ गया जब ज़ारून दूल्हा बना बैठा था। जिमल सफ़ेद चादर उतार कर सादगी से ही सही मगर अरूसी जोड़ा पहनकर दुल्हन बन चुकी थी। एक नज़र उसने दीवार पर टंगी तस्वीर पर डाली जहाँ पर वो और सबकत मुस्कुरा रहे थे। गुलबानो खातून जब कमरे में दाखिल हुई और नैना को सबकत के साथ मौजूद तस्वीर को रोते देखा तो फ़ौरन मुलाजमा को आवाज़ दी और बोली, इस तस्वीर को उतारकर स्टोर रूम में रखो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पुरानी यादों में खोलते रहें। उन्हें भी खुशियाँ एंजॉय करने का और मुस्कुराने का हक है। मैं जो फैसला कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए बेहतर है नैना। ज़ारून तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा, बहुत जल्द तुम मेरे इस फैसले पर खुशी महसूस करोगे। इतना कहकर वो नैना को अपने साथ बाहर तक ले आए। वो जो दुल्हन बने भी बर्बादी की मूरत बनी बैठी थी आकर ज़ारून के पहलू में बैठ गई। सारी रात ज़ारून शाह सो नहीं पाया। उसके दिल में कभी भी नैना के लिए वो मकाम नहीं आ सकता था जो जिमल शाह का था। वो अंदर ही अंदर कुर्ला रहा था, सर झुकाए बैठा बार बार जिमल के बारे में सोच रहा था। वो लड़की तो रो रही होगी, अपने बाल नोच रही होगी, यकीनन गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान बखेर रखा होगा। अभी ये सब कुछ ज़ारून सोच ही रहा था कि तभी सामने से आती जिमल दिखाई दी। ज़ारून के साथ साथ नैना शाह के भी आंखें फटी की फटी रह गई थी उसे देखकर। गुलबानो खातून के माथे पर भी बल पड़े क्योंकि जिमल शाह ने बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहन रखा था जो कि नैना शाह ने पहना था। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी। हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए वो जब वहाँ आई तो लोग चहमिकुइयाँ करने लगे। बिलाशुबा उस वक्त वो सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। ज़ारून शाह उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो चलती हुई सीधा स्टेज पर आकर बैठ गई। सामने मौजूद टेबल पर उसने गुलदस्ता रखा और फिर बगैर किसी डर और झिझक के ज़ारून शाह के करीब आकर उसके कान में बोली, सोच लीजिए जनाब, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ यहीं पर निकाह भी कर लूँगी। देखिए ये सारा एहतमाम मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए किया। नैना शाह का चेहरा तो सुर्ख होने लगा। वहीं ज़ारून शाह भी गुस्से भरी नज़रों से उसे देखकर बोला, ये क्या तरीका है? क्यों अपना और हमारा मजाक बनवाना चाहती हो? क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत का ज़रा भी एहसास नहीं है? क्या तुम्हें लाज रखना नहीं आती? एक गहरी सांस खारिज करके वो ज़ारून के साथ चिपक कर बैठ चुकी थी। सभी लोग ज़ारून को देख रहे थे। एक तरफ नैना शाह बैठी थी और दूसरी तरफ जिमल शाह। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि दुल्हन कौन है। नैना शाह ने जब अपनी बहन की यह हठधर्मी देखी तो एक नज़र जिमल को देख बोली, ठीक है, मैं स्टेज से उतर जाती हूँ। मुझे आखिर किस हद तक शर्मिंदा करवाना चाहती हो तुम जिमल? अगर मुझे अम्मी जान की बात का एहसास ना होता तो मैं कभी भी सबकत के अलावा किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करती। मामला बिगड़ ना जाए इसलिए फ़ौरन निकाह खां को बुलवाया गया। जिमल के मुंह पर असल तमाचा तो उस वक्त लगा जब उसके सामने ज़ारून शाह ने नैना को अपने निकाह में
कबूल किया और वो सामने खड़ी ये मंजर देखती रह गई। उधर लोग निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे और वो रोती हुई वहाँ से चली गई। ज़ारून की आंखों में भी एक पल को आंसू आए। मोहब्बत हार चुकी थी और अम्मी जान का फरमान जीत चुका था। सारे मामलात बड़ी तेज़ी से निपटे थे। नैना शाह ज़ारून के कमरे में मौजूद थी। जब ज़ारून कमरे में दाखिल हुआ, सीधा अलमारी की तरफ रुख किया और अपने सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर रखने लगा। चुपचाप वो सब कुछ करता हुआ उसे देख रही थी। कुछ देर बाद बैग पैक करने के बाद वो बोला, मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। अम्मी जान यही चाहती थी कि आपको इस घर में बहू बना दिया जाए। अब आप बहू बन गई हैं, मेरा काम पूरा हुआ। वो उसी रात बगैर किसी की कोई बात सुने वापस दुबई चला गया। गुलबानो खातून तो गुस्से से बिफरी बैठी थी। बगैर लिहाज किए सीधा जिमल शाह के घर पहुंच गए। जाकर जलील करते हुए कहने लगी कि सारा किया धरा इसी लड़की का, ये अपनी बहन की खुशियां देख ही नहीं सकती। इसी ने ज़ारून को भड़काया होगा और वो सुहाग रात को नैना के साथ वक्त गुजारे बगैर वापस दुबई चला गया। जब जिमल को पता चला कि बगैर नैना को छुए ज़ारून दुबई जा चुका है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो गुलबानो खातून के सामने ही हंसने लगी। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि शायद ज़ारून के दिल से मेरी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी, मगर मोहब्बत भुलाना इतना आसान नहीं होता। अच्छा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। नैना आपी के साथ आप लोग जो मर्ज़ी कर लें, मगर ये बात याद रखिएगा कि ज़ारून शाह सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही बनकर रहेगा। गुलबानो खातून ये सुन आग बबूला हो चुकी थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर उनके मुंह पर सिमल शाह दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। वहाँ रुकने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। गुलबानो शाह वापस हवेली लौटी, हड़बड़ा कर बोली, तोबा तोबा, ये छिटांग भर की लड़की कितनी तेज़ है, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। ये तो नैना शाह के पाँव के नाखून बराबर भी नहीं। इतना कहकर वो घर वापस आ गई। नैना शाह को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा था, ज़ारून यहाँ रहता या बाहर चला जाता। धीरे धीरे वक्त सरकने लगा। कितने पापड़ बेले थे गुलबानो खातून ने कि वापस आ जाए वो। मैं तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ ज़ारून, मुझे पोता चाहिए। मैं अपने सबकत को वापस इस घर में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पहले बच्चे का नाम सबकत शाह रखूँगी। खुदारा वापस लौट आओ। मगर ज़ारून साफ इनकार कर चुका था। कहने लगा कि आप मुझसे निकाह करवाना चाहती थी, मैंने कर लिया, मगर अब मैं अपने फ़ैसले पर पछता रहा हूँ। मेरे दिल में कभी भी नैना वो जगह नहीं ले सकती जो मैंने जिमल को दी थी। आप रहिए अपनी बहू के साथ उस घर में खुश और मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। गुलबानो को भी महसूस हुआ कि शायद वो गलती कर चुकी हैं। नैना की खातिर उन्होंने अपना बेटा खो दिया। वक्त तेज़ी से फिर आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक के रिश्तेदार ये बोलने लगे कि कैसी बदकिस्मत है नैना, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत मकाम, मगर देखो उसकी किस्मत में शोहर का प्यार लिखा ही नहीं। एक शोहर मर गया और दूसरा कभी वापस ना आने के लिए दुबई चला गया। गुलबानो खातून की तबीयत अब ख़राब रहने लगी थी। 7 साल के अरसे में एक मर्तबा भी जिमल ने उस घर में कदम नहीं रखा था। वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर बनने के बाद वो शहर के एक जाने माने अस्पताल में जॉब करने लगी। कितने ही रिश्ते जिमल के लिए भी आ चुके थे, मगर उसने सबको ठुकरा दिया। ज़ारून अपनी कारोबारी सिलसिलों में जहाँ एक जानिब मसरूफ़ था, वहीं उसके दिल में जिमल की मोहब्बत कम नहीं हुई थी। अभी वो ऑफिस से घर वापस आया ही था जब उसके नंबर पर कॉल आई। अपने पाँव से जूते उतारते उसने सरसरी से अंदाज में बगैर देखे मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से आवाज़ नैना शाह की थी। 7 सालों में पहली मर्तबा नैना ने उसे कॉल की थी। ज़ारून ने मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा और फिर कान से लगाकर बोला, कहिए खैरियत तो है। जवाब में नैना रो रही थी। हिचकी बांध कर रोते कहने लगी, ज़ारून वो अम्मी जान। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। ज़ारून को लगा जैसे उसने बहुत कीमती सरमाया खो दिया। आज से 8 साल पहले सबकत की मौत ने जिस कदर उनकी ज़िंदगियां बदल दी थी, वहीं नैना की बंधी हुई हिचकियों में बात को सुनकर उसने फ़ौरन पाकिस्तान की टिकट करवाई। उसी शाम वो सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा और गाड़ी अस्पताल की जानिब दौड़ा दी जहां गुलबानो खातून एडमिट थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। गुज़िश्ता रात भी वो रो रो कर ज़ारून को यही कह रही थी कि बेटा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना को मैंने अपनी बहू तो बना लिया, मगर मैं तुमसे दूर हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, मैं मर जाऊंगी। तुम वापस आओ,
हम इसका बेहतर हल निकाल लेते हैं, मगर खुदारा मरने से पहले मुझे एक मर्तबा अपना चेहरा तो दिखा जाओ। ज़ारून शाह अपनी माँ की इस बात सुनने के बाद फ़ोन रख चुका था। उसे नहीं खबर थी कि उसकी माँ को सचमुच हार्ट अटैक आ जाएगा। वो आईसीयू में थी। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मिली। 7 साल बाद जब वो लौटा तो काफ़ी मैच्योर और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लग रहा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों में कुछ खोने का गम। वो अपनी माँ के सामने आया तो ऑक्सीजन मास्क हटाकर गुलबानो खातून ने अपने बेटे को देखा। अपना कपकपाता हुआ हाथ अपने बेटे के चेहरे पर रखकर बोली, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद मुझे यूं सजाएं देगी। पहले एक बेटा मुझे जीते जी मार गया और दूसरा मुझसे जुदा हो गया। आज अगर मैं अस्पताल ना पहुंचती तो शायद मुझसे मिलने के लिए भी ना आता वो। मगर चलो, मैं ही गलत सही। तुम अगर नैना शाह के साथ नहीं रहना चाहते तो बेशक उसे तलाक दे दो। अपनी मनचाही लड़की को ब्याह कर इस घर में ले आओ। मैं बस तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुन ज़ारून शाह को समझ ना आई कि वो क्या कहे। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अपनी ही माँ के हुक्म की वो तामील करता जा रहा था। उस वक्त अगर वो आईसीयू में ना होती तो यकीनन वो चीख चीख कर अपनी माँ के सामने रोता और रो रो कर कहता, अम्मी जान, मेरा क्या कसूर था? आपने क्यों अपनी औलाद को कठपुतली समझ लिया? जब चाहा जिस तरफ चाहा मोड़ दिया, उसे उंगलियों पर नचा लिया। मैं कोई खिलौना तो नहीं। आखिर क्यों आपने हमेशा ही मुझ पर अपनी मर्जी थोपी? अब वो कुछ भी नहीं बोला। अपनी चीखें, अपनी आवाज़ हमेशा की तरह दिल में ही दफन करके बोला, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं आ गया हूँ ना, आपका अच्छा सा अच्छा इलाज करवाऊँगा। आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊँगा। आप ठीक होकर वापस मेरे साथ घर चलेंगी। वो फ़ौरन बाहर निकला और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। डॉक्टर, कहाँ हैं आप? मेरी माँ की सांसें उखड़ रही हैं, इलाज करें उनका। डॉक्टर उसकी आवाज़ पर सामने मौजूद कमरे से भागती हुई बाहर निकली थी। जिसे देख सारून तो जैसे बुत बन चुका था। ये जिमल थी, बालों को ऊंची पोनी में बांधे हुए, सर पर दुपट्टा रखे, डॉक्टर के सफ़ेद कोट में मलबूस। एक नज़र ज़ारून पर डालने के बाद उससे बिल्कुल नज़रअंदाज करते वो अंदर गए। मगर शायद गुलबानो खातून का आखिरी वक्त आ चुका था। अभी ज़ारून को आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि डॉक्टर्स ने ये बुरी खबर आकर सुना दी कि गुलबानो खातून इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी हैं। एक मर्तबा फिर घर में जनाजा पड़ा था। ज़ारून शाह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर अपनी माँ का हाथ थामे रो रहा था, मगर उसकी माँ भी मनो मट्टी तले दफन हो गई। घर का सरपरस्त अब ज़ारून शाह बचा था। ताज़ियत की खातिर ही सही। उस घर में जिमल शाह भी आई थी, मगर कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद वो वापस चली गई। धीरे धीरे मेहमानों का आना जाना रहा। फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ हो गए। घर में सिर्फ ज़ारून और नैना ही बचे थे। नैना के वालिदैन भी जिस रोज़ उन्हें अलविदा कहते अपने घर आए तो जिमल को तो अंदर ही अंदर एक आग महसूस होने लगी। इन 7 सालों में उसने ज़ारून को तंग नहीं किया, ना मैसेज की, ना कॉल, ना अपनी बहन से कोई रिश्ता रखा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि ज़ारून नैना से दूर है। मगर आज जब गुलबानो खातून को मरे काफ़ी दिन हो चुके थे और अब ये रात ज़ारून और नैना की उस घर में तन्हा गुजरनी थी, तो जिमल का खून खोलने लगा। बार बार अपना हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाती, अपनी उंगलियां मरोड़ती। कई तरह के ख्याल थे जो उसे बार बार सता रहे थे। कहीं ज़ारून नैना को अपनी बीवी के तौर पर अपना ना ले, कहीं आज वो अपने रिश्ते की शुरुआत ना कर दे। आखिरकार वो उसकी बीवी है, वो भी मर्द है। नहीं, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। इतना सोचते हुए उसने ज़ारून का नंबर मिला दिया था। ज़ारून उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। नैना भी वहीं पर मौजूद थी। जब स्क्रीन पर नंबर जगमगाता हुआ देख ज़ारून को हिचकी सी लगी। नैना ने फ़ौरन पानी उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर एक घूंट भरने के बाद उसने फ़ोन कान से लगा लिया। ना ज़ारून बोला और ना ही जिमल ने कुछ कहा। नैना ज़ारून का चेहरा देख रही थी। जब बहुत देर तक दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई तो नैना बोली, किसकी कॉल है? ज़ारून, आप खामोश क्यों हैं? जिमल ने जैसे फ़ोन में से नैना की आवाज़ सुनी तो अंदर ही अंदर जल चुकी थी। गुस्से से बोली, खबरदार जो आपने इसकी बात का जवाब दिया तो समझे आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं। भले इस घर में आप दोनों अब तन्हा रह चुके हैं, मगर ये याद रखिएगा, आपके जिस्म पर, आपकी रूह पर, आपके वजूद पर, हर एक चीज़ पर सिर्फ़ और सिर्फ जिमल शाह का हक है। अगर आपने नैना के करीब जाने की कोशिश की तो
मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा आपके पास आकर उसका मुंह नोच देने में। ज़ारून शाह चुपचाप उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रहा था। 7 साल के इस तवील अरसे के बाद इतना तो वो उसे जान चुका था। यकीन था उसे कि जिमल अभी भी उससे मोहब्बत करती है। गला खंकार कर बोला, फिक्र मत करो, मुझे अपनी हदूद का पता है। खाना खा रहा हूँ, इसके बाद तुमसे बात करता हूँ। जो रौनक ज़ारून के चेहरे पर आई थी, नैना समझ चुकी थी कि किसकी कॉल है, किसकी नहीं, बल्कि जिमल की है। उसके बाद तो जैसे ये मामूल बन गया था। ज़ारून अक्सर नैना के सामने जिमल से बात कर लिया करता। उनके आपस में ताल्लुकात बहाल होने लगे तो नैना अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। एक रोज़ जब ज़ारून घर वापस आया तो नैना तैयार थी। बाहर बारिश बरस रही थी, मौसम काफ़ी खुशगवार था और पकौड़ों की खुशबू ना चाहते हुए भी ज़ारून को किचन की तरफ खींच गई। ये तो वो भी जानता था कि नैना पकौड़े अच्छे बनाती थी। सबकत भाई तो उनके पकौड़ों के दीवाने थे। वो खुशबू सूंघता सीधा किचन की तरफ चला आया। आकर जब नैना को देखा तो एक पल को ठिठक गया। नैना यूं तैयार थी जैसे नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। बाल खुले थे, आंखों में काजल था, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और नया सूट। ज़ारून समझ चुका था कि ये तैयारी उसकी खातिर है, तो वो बिल्कुल ही बदमज़ा सा हुआ। उसके पकौड़ों की तरफ बढ़ते हुए हाथ रुके और वापस कमरे की जानिब पलटने ही लगा था जब नैना ने उसका बाजू पकड़ा और उसके करीब आकर बोली, आखिर कब तक मुझसे दूर रहेंगे? 7 साल गुजर चुके हैं, बीवी हूँ आपकी, मुझे अपना हक चाहिए और आज ही चाहिए। मैं आपको यूं मसीह झुलसते हुए नहीं देख सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल आपके नाम किए हैं। आपको भी अब मेरी फ़िक्र करनी चाहिए। हमें अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अभी कुछ देर पहले वो जिमल से ही मिलकर आ रहा था और जिमल ने साफ अल्फाज में कहा था कि तुम जाओगे, जाकर अभी के अभी नैना को तलाक दोगे। मुझे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ दिन रात गुजारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सुबह मुझसे हो और तुम्हारी शाम भी मुझसे, और तुम्हारी रात मुझसे ढेर सारी बातें करने के साथ गुजरे। तुम्हारी ज़िंदगी कब तक मैं तुम्हारे नाम पर बैठी रहूंगी? लेकिन आखिर क्यों? किस बात की सज़ा मिल रही है हम दोनों को? गुनाह ही क्या किया है हम दोनों ने? चुपचाप जाओ और जाकर नैना को तलाक दो। वैसे भी वो ब्याही होकर कौन से शादीशुदा होने वाले सुख ले रही है। तलाक के बाद माँ बाप के पास आ जाएगी, वो उसे सीने से लगा कर रखेंगे और फिर तुम मुझसे शादी करोगे। समझे ज़ारून? कहीं ना कहीं ज़ारून भी यही चाहता था। वो आखिरकार सोच बैठा था कि वो तलाक की बात करेगा आज, मगर यहाँ तो नैना रिश्ता बढ़ाने की बात कर रही थी। उसने अपना बाजू नैना से छुड़वाया और कमरे में चला आया। बाहर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। वो चाय और पकौड़े लेकर नैना उसके सामने आ बैठी, मगर ज़ारून ने उसे अपने सामने बिठाकर इतना कहा कि देखो नैना, अम्मी जान ने हम दोनों की ज़िंदगियों पर ज़बरदस्ती फ़ैसला मुसल्लत किया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सबकत भाई की वफ़ात के बाद जब तुम इस घर में बेवा की हैसियत से रह सकती थी ना, तो पता नहीं अम्मी जान को क्या सूझी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया। और ये तुम भी जानती हो कि मैं और जिमल एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं नहीं जानता मुझे और जिमल को किस बात की सज़ा मिल रही है और तुम क्यों शादीशुदा होकर भी बेवाओं जैसी ज़िंदगी गुजार रही हो। मुझे बस इतना पता है कि मैं अब थक चुका हूँ। मुझे अपना फ्यूचर सोचना है और वो फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ जिमल के साथ ही बेहतर है। हमें अपने रास्ते अब जुदा कर लेने चाहिए। मैं आपको छोड़ दूँगा, अपने माँ बाप के पास चली जाना, फिर मैं और जिमल शादी कर लेंगे, यही बेहतर रहेगा। इतनी आसानी से ये बात ज़ारून ने कर दी थी। नैना ये सुनकर एक गहरी सांस खारिज करके मुस्कुराई और फिर बोली, ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, मगर इतना कहूँगी कि मुझे आपके साथ अगले 2 महीने गुजारने, उसके बाद आप मुझे तलाक दे देना। 2 महीनों का सुनकर ज़ारून के माथे पर बल पड़े। क्यों? इन 2 महीनों में ऐसा कौन सा मौका सर हो जाएगा? जो काम कल करना है वो आज कर लेते हैं। मगर नैना शाह की ये शर्त सुनकर ज़ारून खामोश हो गया था। जब उसने उस शर्त के बारे में जिमल को बताया तो वो भी चिढ़ चुकी थी। कहने लगी कि मैं बस उस ज़रूरत के ज़हन में कोई ना कोई तो फतूर है, इसीलिए सब कुछ कह रही है ताकि इस तरह अपने हुस्न के जाल में आपको फंसा सके। मुझे नहीं पता आप उससे दूर रहेंगे, बल्कि आप उस घर में रहेंगे नहीं, आप अलग फ्लैट में रहे, समझे आप? जब तक शाह हवेली नैना शाह नामी बला से पाक नहीं हो जाती, आप उस घर में कदम नहीं रखेंगे। जिस वक्त वो चीख चीख कर वीडियो कॉल पर ज़ारून को ये बता रही थी, नैना शाह
सब कुछ सुन चुकी थी। चलते हुए ज़ारून के करीब आई और मुस्कुरा कर बोली, जिमल फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम दोनों की ज़िंदगियों से निकल जाऊंगी, मगर ये याद रखना मेरे जाने के बाद तुम दोनों को पछतावा ज़रूर होगा। जिमल नज़रें फेर चुकी थी, जबकि वहीं ज़ारून चाबी कॉल बंद कर गया। 2 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। रोज़ वो शॉपिंग के लिए बाहर जाते। उस रोज़ जब ज़ारून शॉपिंग करके घर वापस आया तो रात के 10 बज चुके थे। अभी तक नैना वहीं लॉन में बैठी थी। ज़ारून ने जब उसे यूं देखा तो चलता उसके करीब आया। यहाँ क्यों इतनी देर तक बैठी हो, सोई क्यों नहीं? जवाब में नैना बोली कि कहाँ थे आप? मैंने तो खाना भी नहीं खाया, कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। जवाब में ज़ारून बोला कि मैं तो जिमल के साथ शॉपिंग करने गया, खाना भी उसी के साथ खा आया हूँ। नैना मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, हम पर ये मेहरबानी आप कब किया करेंगे? मेरा मतलब है कि भले ही मैं कुछ हफ्तों बाद आपसे अलग हो जाऊंगी, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है कि मैं अपने शोहर के साथ कुछ वक्त गुजारूं, इंजॉय करूं। कल हम दोनों भी शॉपिंग पर जाएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। ज़ारून चुप था, उसमें कुछ गलत भी नहीं था। कहने लगा कि ठीक है, हम चलेंगे। मगर अगले रोज़ जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, तभी वहाँ अचानक जिमल आ गई। वो अक्सर उस रेस्टोरेंट में अपनी दोस्तों के साथ लंच के लिए आती थी। ये रेस्टोरेंट उसके अस्पताल के नज़दीक ही था, मगर वहाँ पर ज़ारून को मुस्कुराकर नैना शाह से बात करते देखा तो गुस्से से तड़पती ज़ारून शाह के पास आई। एक लम्हे की भी देर किए बगैर सामने पड़ी कोल्ड ड्रिंक उठाकर नैना शाह के मुंह पर उंडेल दी। वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। सारे कपड़े खराब हो चुके थे। आसपास के लोग भी उन्हीं की तरफ देखने लगे, मगर वो गुस्से से चिल्लाकर बोली कि यहाँ पर हो क्या रहा है? किसकी मर्जी से आप इसे यहाँ पर लेकर आए? ये होती कौन है आपके साथ बैठकर खाना खाने वाली? जवाब में ज़ारून भी कुछ गुस्से में आ चुका था। सख्ती से बोला था, ये घर नहीं है जिमल, कुछ तो लिहाज करो, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? नैना टिशू से अपने कपड़े और चेहरे को साफ कर रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। एक लफ्ज़ बोले बगैर वो सीधा पार्किंग में जाकर ज़ारून की कार में बैठ चुकी थी। जिमल के लगाए इस तमाशे ने लोगों को चैमी गोइयाँ करने पर मजबूर कर दिया। जिमल की इस हरकत पर उसके माँ बाप भी काफ़ी परेशान थे। माँ ने तो हाथ जोड़कर उसे कहा कि जिमल, खुदा का वास्ता है, क्यों तुम अपने बड़ी बहन का घर बर्बाद कर रही हो? उसे ज़ारून के साथ सुख की ज़िंदगी गुजारने दो। मगर वो इंतहाई ढिठाई से बोली थी, मैं क्यों किसी के लिए कुर्बानी दूं? मैं क्यों अपनी खुशियां अपनी बहन के लिए त्याग दूं? सारी ज़िंदगी खुद मोहब्बत के लिए तरसती रहूं फिर? जवाब में रुखसाना बेगम बोली थी कि बेटा, ज़ारून दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है, और भी लोग मौजूद है दुनिया में, तुम उनमें से किसी से शादी कर लो, मोहब्बत हो ही जाती है फिर। जवाब में जिमल जो बोली थी, रुखसाना बेगम के वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसी बकवास करेगी। अगले ही पल वो बोली, अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे बाबा को छोड़ दें और जाकर किसी और से शादी कर लें तो क्या आप कर लेंगी? रुखसाना बेगम ने जब ये अल्फाज सुने तो उनका हाथ सीधा अपने सीने पर गया। सीना थाम कर बोली, बदलिहाज लड़की, कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तेरे बाबा को छोड़ दूँ? मैं तुम्हारे पापा को छोड़ दूं? अरे, एक दूसरे के साथ जीते हैं हम, मरते हैं एक दूसरे पर। तुम जैसी औलाद से तो अच्छा था तुम पैदा होते ही मर जाती। उनके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी, वो जिमल। जबकि जिमल आगे से हंसकर तंजिया अंदाज में बोली, क्यों, अपनी दफ़ा आपको ये सब याद आ गया? जब अपनी औलाद के हक पर डाका डालते हैं तब आप लोगों को एहसास नहीं होता कि आप लोग भी गलत कर रहे हैं? हर एक को नैना की परवाह। गुलबानो खातून को भी नैना की परवाह थी, आपको भी नैना की परवाह। और मेरी और ज़ारून की मोहब्बत का क्या, वो किसी को दिखाई नहीं देती क्या? किया क्या है आप लोगों ने मेरे लिए जो मैं आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ देती फिरूं? इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकली थी। एक मर्तबा फिर वो ज़ारून आधी रात तक बातचीत करते रहे दोनों, जबकि नैना अलग कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। स्टोर रूम से चुपके से उसने सबकत की एक तस्वीर निकाली। जानती थी ये गलत है, सबकत के साथ उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया गया, मगर इसके बावजूद उस वक्त उसको भुलाना उसके लिए आसान ना था। वक्त यूं ही गुजरता गया। जहाँ शादी की सारी तैयारियां हो रही थी, दूसरी जानिब नैना पल पल मर रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। खांसती तो यूं लगता जैसे कोई 70 साल ज़ईफ़ा खांस रही हो। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता, मगर ज़ारून शाह ने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
जिस रोज़ 2 माह मुकम्मल होने थे उस रोज़ ज़ारून ने नैना को अपने सामने बुलाया। जिमल भी वहीं मौजूद थी। जिमल और ज़ारून एक तरफ खड़े थे और कमज़ोर आंखों से नीचे हल्के लिए नैना एक तरफ खड़ी थी। एक गहरी सांस खारिज करके उसने ज़ारून से कहा, ज़ारून मुझे तलाक दे दो। बुखार से उसका वजूद तप रहा था। जबकि ज़ारून ने एक नज़र जिमल को देखा और बोला, मैं पूरे होश हवास में नैना शाह तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 मरतबा ये अल्फाज अदा कर चुका था। आंखों से आंसू रवां थे जो गालों पर बह रहे थे उसके। जिमल को लगा कि नैना रोएगी, हो सकता है बद्दुआएं भी दे दे, मगर नैना तो मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद अपनी आंखें साफ की। उसका सारा सामान यहीं पड़ा था, मगर कमरे से सिर्फ एक सबकत की तस्वीर थी जो उसने उठाई। सबकत की तस्वीर लेकर जब वो उस घर से बाहर जाने लगी तो ज़ारून को न जाने क्या सूझा। कहने लगा, रुकें, मैं आपको खुद आपके घर तक छोड़ आऊँगा। नैना शाह ने पलट कर उसकी जानिब देखा, फिर सारे मंजर धुंधला गए। वो गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जिमल और ज़ारून दोनों ही भागकर उसकी तरफ गए। उसके गाल थपथपाने लगे, मगर एक मर्तबा फिर खून की उल्टी उसे आई। नैना शाह को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद दोनों को जो बात बताई, जिमल और ज़ारून के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर कहने लगे, इन्हें तो ब्लड कैंसर है, आपने इनका बर वक्त इलाज क्यों नहीं करवाया? यानी कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इनके दिमाग की रग फट चुकी है, इनका बचना नामुमकिन है। नैना शाह जानती थी कि वो ब्लड कैंसर से लड़ रही है, मगर उसने अपनी इस बीमारी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। जिस पल उसे पता चला कि अगर 2-3 महीने के अंदर उसका इलाज ना हुआ तो वो मर सकती है, तो बजाय ये बात किसी को बताने के उसने मरना ही बेहतर समझा था। जिमल को पछतावा उस वक्त हुआ था। वो ज़ारून का बाजू पकड़ रही थी। ये सब कुछ क्या हो गया? क्या तुम जानते थे कि नैना को कैंसर है? या मेरे खुदाया, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया नैना ने? ज़ारून और जिमल दोनों एक तरफ बैठे अपने रवैयों पर पछता रहे थे। सोच रहे थे कि आखिर किस गलती की सज़ा उन्होंने नैना को दी। क्या बिगाड़ा था नैना ने उनका? सफ़ेद कफन में लिपटी नैना को सपुर्दे खाक कर दिया गया। मरने से पहले नैना के लबों पर सबकत का ही नाम था। मरने से कुछ देर कबल ही वो ज़ारून के निकाह से खुद को आज़ाद करा चुकी थी। अगले जहान यकीनन वो खुद को फिर से सबकत शाह के नाम से ही मंसूब करती। एक पछतावा था जो दोनों को हो रहा था। ज़ारून और जिमल शाह का निकाह सादगी से करवा दिया गया। माँ बाप ने उसे ढेरों बातें सुनाई कि तुम्हारी बहन तुमसे नाराज़ होकर गई है, तुमने उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। ये पछतावा जिमल और ज़ारून को चैन नहीं लेने दे रहा था। शादी के बावजूद भी जिस तरह के ख्वाब उन्होंने देख रखे थे वो सब धरा का धरा रह गया। वो दोनों एक तो चुके थे, मगर उन्हें समझ नहीं आती थी कि आखिर वो गलत कहाँ थे। आखिरकार यही कह दिया गया कि ये किस्मत का लिखा था। किस्मत यही चाहती थी हम कठपुतली बने किस्मत के हाथों बर्बाद होते चले गए। हम कठपुतली बने किस्मत के हाथों बर्बाद होते चले गए। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। जिमल और ज़ारून के बीच मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। ज़ारून ने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लिया। अपने माँ बाप से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर अब जिमल को पछतावा भी हो रहा था। वाकई ज़ारून को पाने के चक्कर में उसने ना चाहते हुए भी अपने वालिदैन का दिल दुखाया था। धीरे धीरे जब उसे पछतावा हुआ तो उसने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। नैना शाह की कब्र पर जाकर उसने फूल रखे। आंखों में आए नदामत के आंसू कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहे थे। एक तवील अरसा लगा था माजी को भुलाने में, मगर फिर आखिर ज़ारून और जिमल ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं। वो एक दूसरे को पा चुके थे, मगर कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश, एक कसक बाकी थी। काश सबकत भाई इस दुनिया से ना जाते तो आज उनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती।